नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम की पूरी रचना को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सीधे सियासी टकराव में बदल गया है। कांग्रेस कार्य समिति ने 1937 में दिए गए उस फैसले पर कायम रहने का निर्णय किया है, जिसके तहत पार्टी कार्यक्रमों में गीत के पहले 2 अंतरों के इस्तेमाल की परंपरा रही है। वहीं बीजेपी ने पुराना संगठनात्मक फैसला मानने से इंकार करते हुए कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी हमले के बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कांग्रेस की तुलना आज की मुस्लिम लीग से कर दी है। कांग्रेस कार्य समिति ने अपने ताजा रुख में साफ किया है कि पार्टी आयोजनों में वंदे मातरम के पहले 2 अंतरों का ही गायन किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कांग्रेस के इस रुख पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नबीन ने कहा कि कांग्रेस पहले राष्ट्रगीत के प्रति कथित अनादर को महज संयोग बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब कार्य समिति के प्रस्ताव के जरिए उसने पूर्ण राष्ट्रगीत के गायन से दूरी को औपचारिक रूप दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस के वंदे मातरम के 2 छंद गाने पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही विभाजन की नींव डाली। कांग्रेस ने 2 छंद गाने का फैसला लेकर देश विरोधी फैसला लिया है और गृह मंत्री ने देश को याद दिलाया कि कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। तो अमित शाह ने देश के वीर शहीदों को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस के इस फैसले से उन लाखों शहीदों का अपमान हुआ है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। तो वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर तीखा हमला बोला जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है और नितिन नबीन ने तो कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से कर दी है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर मुस्लिम लीग से अगर वो तुलना कर रहे हैं तो मुझे लगता है लीग से सबसे पहले नाता भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाई थी, तो इसको काउंटर करने में कांग्रेस को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से वंदे मातरम को लेके ये पूरा शोरगुल मचा हुआ है, मुझे लगता है कि ये चुनाव जो 5-6 महीने के बाद में 5 राज्यों में होने वाले हैं, हिंदी पट्टी के इसमें बड़े प्रमुख नाम है उत्तर प्रदेश, पंजाब, आपका उत्तराखंड। तो इन राज्यों के चुनाव की तासीर जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी तो ये इस मुद्दे को बुनाते रहेंगे, क्योंकि बहुत सेंटिमेंट मुद्दा है। ये मुद्दा ऐसा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो ऐसे राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे लाते हैं ताकि उस पर कोई विरोध ना कर पाए। जाहिर सी बात है, वंदे मातरम की जिस तरीके से आज की डेट में चर्चाएं हुई है, यूं कहें कि नए सिरे से जो चर्चाएं हुई है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और रही बात, चाहे युग बीता हुआ हो, इन 80 सालों में हम लोगों ने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस भारत का जो वंदे मातरम का जिसने अपमान करा हो या जो इसको अपनाता ना हो। हाँ, वो अलग है कि अब इसको राजनीतिक तौर पे पूरी तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है और राजनीतिक लाइन बन गई है, राजनीतिक गाना बन गया। मुझे लगता है इससे हटना चाहिए ये सब चीजें। और वंदे मातरम या फिर राष्ट्रीय सॉन्ग या जो भी देशभक्ति से ओतप्रोत जितने भी सॉन्ग हैं, श्लोक हैं, उनको मुझे लगता है अगर कोई अपमान करता है तो वो देश का अपमान करता है। इसके ऊपर हर जाना और ये जितनी ये सब चीजें नई सिरे से लागू की गई हैं, वो ये कह सकते हो कि वो सही दिशा में है, क्योंकि हमारी देशभक्ति से अगर कोई चीज जुड़ी है जो वास्ता रखती है, उसके ऊपर वो पॉलिटिकल पार्टियों से बहुत ऊपर है। पॉलिटिकल पार्टियां उससे बहुत नीची हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इसका अगर कोई भी अपमान करता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसका मुझे लगता है उसको खामियाजा भुगतना चाहिए। जी, लेकिन रमेश जी, अगर बात की जाए, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर इस तरीके से अलग अलग तरीके की सोच रखना और भारत की अगर हम बात करें तो भारत की 2 सबसे बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर आमने सामने है, इसका किस तरीके का असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी आयोजन में कांग्रेस की तरफ से सिर्फ शुरू के 2 छंद ही गाए जाएंगे, दूसरी तरफ
भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस की हमेशा से यही नीति रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर की जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर पूरा जो बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है। और उसी का उदाहरण ये है कि वंदे मातरम का अपमान यहाँ पर किया गया है और जिन शहीदों ने वंदे मातरम गाते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए देश के लिए, उन सभी का अपमान यहाँ पर किया गया है कांग्रेस की तरफ से, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ये जो स्टेटमेंट इनका आया है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की तरफ से कि जो वंदे मातरम है वो उसके शुरुआत के छंद गाए जाएंगे, बाकी नहीं गाए जाएंगे। देखो, ये तो मुझे लगता है कि ये सही बात है। ऐसा मुद्दा है जिसको बीजेपी भुनाएगी और बीजेपी को बैठे बैठा दे दिया है। जो मातृभूमि से और जो हमारे रग रग से लवरेज वो ऐसे गीत जो हमें देशभक्ति का भाव पाठ पढ़ाते हो, उसको आप आधा अधूरा कैसे गा सकते हो? ये तो गलत है। अगर प्रावधान अगर बनाया गया है नए कानून के तौर पे कि अगर जो भी इस सॉन्ग का अपमान करेगा, उपहास उड़ाएगा, तिरस्कार करेगा, तो उसके ऊपर ना सिर्फ हर्जाना होगा बल्कि उनके ऊपर सजा भी होगी। तो कांग्रेस अगर ऐसा कह रही है तो ये बिल्कुल बहुत अटपटा है, उनको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। और इससे तो ये हो जाता है कि आप जो भी बीजेपी अगर सेंटिमेंट मुद्दे या फिर देश से जुड़े हुए से अगर कोई उठा रही है तो उसको आप अपना नहीं रहे हो। राजनीतिक के तौर पे आपको नफा नुकसान देख रहे हो कि नहीं, ये कहने से अब जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या कहा जाता था अब तक की जितने भी मदरसे वगैरह हैं जहां बच्चों को तालीम दी जाती है वहां जनगण मन नहीं गाया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी उन मदरसों में भी ये गाना गवाने के लिए अगर ये कंपलसरी कर रही है तो मुझे लगता है इसमें स्वागत होना चाहिए। भाई, एक देश एक विधान की जब हम लोग बात करते हैं तो अलग अलग चीजें क्यों, एक ही होनी चाहिए। शिक्षा का क्षेत्र चाहे मदरसा हो, चाहे फिर स्कूल हो, या फिर गुरुद्वारे हो, या फिर आपके विद्या भवन हो, गुरुकुल कोई भी हो, तो उनमें कार्यशैली और देश से जुड़ी हुई चीजों का प्रसार एक ही जैसा होना चाहिए। ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये है, आधा अधूरा अगर कोई चीज अगर आप गाते हो तो ये सीधा सीधा मुझे लगता है कि आप नियमावली का उल्लंघन करते हो और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वंदे मातरम पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नितिन नवीन ने कहा है कि कांग्रेस आज की मुस्लिम लीग है। वहीं कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए, ऐसा बयान अमित शाह की तरफ से सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में स्कूली बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ सड़कों पर उतरे जेन अल्फा और जेनजी बच्चों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। उन्होंने सरकारों से इन बच्चों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की अपील की है। मायावती ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों, इमारतों, पीने के पानी और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी के कारण छोटे छोटे बच्चों और छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वो शिक्षा से जुड़ी अन्य जायज़ मांगों और ज़रूरतों को सही नीयत और पूरी सहानुभूति के साथ तुरंत हल करें। बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा कि सरकारों को इन प्रदर्शनकारी बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह के बल प्रयोग करने से बचना चाहिए। इससे पहले उन्होंने छात्रों और युवाओं से अपील की थी कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष, विशेषकर भाजपा और कांग्रेस के राजनीतिक षड्यंत्रों व उनकी तरफ से छात्र आंदोलनों का फायदा उठाने के प्रयासों से सतर्क रहें। उधर जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एक और पत्र लिखा है। गुरुवार को सामने आए इस पत्र में सुकेश ने आम आदमी पार्टी से जुड़े 3 और कथित घोटालों को उजागर करने की धमकी दी है। सुकेश ने दावा किया कि 2021 और 22 में उसके द्वारा किए गए खुलासे सही साबित हुए हैं। उसने शराब नीति और दिल्ली जल बोर्ड मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अब 3 अन्य विभागों में कथित भ्रष्टाचार का खुलासा वो करेगा। तो पत्र में उसने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए पार्टी के नाम का नया मतलब भी बताया और पंजाब को लेकर चेतावनी दी। सुकेश पहले भी अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगा चुका है। 2022 में उसने केजरीवाल पर राज्यसभा सीट के बदले 50 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। वहीं सत्येंद्र जैन पर जेल में सुविधाएं देने के नाम पर 10 करोड़ रुपए लेने का दावा किया गया था। सुकेश खुद करीब 200 करोड़ रुपए की कथित ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है। हालांकि उसके पत्रों में लगाए गए आरोपों को लेकर संबंधित पक्षों के जवाब और कानूनी स्थिति अलग अलग रही है।
वहीं दिल्ली की महिलाओं के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने पात्र लाभार्थियों को पेंशन देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। 26 अगस्त से पात्र महिलाओं को पेंशन स्वीकृति का आधिकारिक पत्र मिलना शुरू होगा, जबकि 1 सितंबर से पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को ताल कटोरा स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी, जहां से लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी आवेदनों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन में गलत, छिपी या संदिग्ध जानकारी मिलने पर दोबारा जांच की जाएगी। पात्रता की पुष्टि के बाद ही पेंशन मंजूर होगी और गलत जानकारी देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवेदन अंतिम रूप में जमा हो चुके हैं। सरकार का लक्ष्य पारदर्शी तरीके से वास्तविक और पात्र महिलाओं तक आर्थिक सहायता पहुंचाना है। 1 सितंबर से बैंक खातों में सीधे राशि भेजने जाने से लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। इसमें यमुना सिटी को बड़ी औद्योगिक सौगात मिलने की घोषणा हुई है। यमुना सिटी में करीब 500 एकड़ क्षेत्र में जापानी सिटी विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी निवेशकों से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया। सम्मेलन में एस्कॉट्स कुबोटा ने 2029 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है। कंपनी को सेक्टर 10 में 154 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जहां सालाना करीब 60,000 ट्रैक्टर बनाने की योजना है। परियोजना से करीब 4,000 रोजगार के अवसर बनने का दावा किया गया है। स्पार्क मिंडा समूह भी उत्तर प्रदेश में 1,166 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कंपनी की सेक्टर 10 और सेक्टर 24 में परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जहां ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण किया जाएगा। इससे करीब 6,440 रोजगार मिलने का दावा किया गया है। सम्मेलन में जापान के 200 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में निवेश का आह्वान किया। यूपी जापान निवेश सम्मेलन में यमुना सिटी में औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बुधवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे। यहां आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने का आह्वान किया। श्यामलाल पाल ने कहा कि 2027 में प्रदेश की मौजूदा सरकार को हटाकर नई सरकार लाई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सामंतवादी और पूंजीवादी सरकार जाने वाली है। उन्होंने सरकार पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए भगवान राम के नाम पर भी टिप्पणी की। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताते हुए कहा कि पीडीए यानी प्रेम, दया और अपमान के जरिए संविधान और लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार को शिक्षा विरोधी बताते हुए प्राथमिक विद्यालयों की संख्या और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थिति पर भी चिंता जताई। ओपी राजभर पर निशाना साधते हुए श्यामलाल पाल ने उन्हें गैर राजनीतिक व्यक्ति बताया और कहा कि जहां वे हैं वहां अपने समाज के आरक्षण को भी नहीं बचा पा रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन है और उसी कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं जा रहा हूँ और जनपद के तमाम सभी हमारे नेता कार्यकर्ता लोग मिले हैं और 2027 की मुहिम में तैयार हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाया जाए और नई सरकार, सामाजिक न्याय वाली सरकार बनाई जाए। पीडीए की क्या तैयारी है 2027 को लेकर? पूरी तरह से पीडीए की तैयारी उत्तर प्रदेश में है। ये सामंतवादी और पूंजीवादी सरकार जाएगी जो सनातन की भी विरोधी बन चुकी है। भगवान राम के घर में भी डकैती डाली गई। अध्यक्ष जी, गठबंधन को लेकर आजकल बड़ी चर्चा है। क्या आपकी पार्टी भी कहीं गठबंधन में रहेगी इस बार? हमारी पार्टी तो इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस में जो शामिल होना चाहेगा संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वो रहेगा। अध्यक्ष जी, पीडीए में पी का मतलब पंडित जी बता रहे हैं, तो क्या पिछड़े अलग हो गए पीडीए से? पीडीए का मतलब पूरी तरह से जनता समझ रही है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, साथ ही साथ पीड़ित, दुखी और अपमानित। जो